नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। शाह का शंखनाद, चुनावी बिगुल एक बार फिर फूंका गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रांची आते हैं। रांची आने के बाद कार्यकर्ताओं पर जीत का पूरा श्रेय देते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो जीत हुई है उसके पीछे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है। साथ ही साथ यह भी दावा ठोक देते हैं कि झारखंड में अब भाजपा सरकार बनाने जा रही है और जेएमएम और कांग्रेस ने झारखंड को केवल लूटा है। पहले देखिए यह रिपोर्ट की क्या कुछ कहा शाह ने, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। अमित शाह ने फूंका विधानसभा चुनाव का बिगुल। अमित शाह ने किया सरकार बनाने का दावा। झारखंड सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार। झारखंड में लैंड जिहाद, लव जिहाद। जेएमएम का मतलब झारखंड माइनिंग माफिया, मर्डर माफिया। आदिवासी का भविष्य तय करेगा चुनाव। सरकार के संरक्षण में झारखंड में लूट। घुसपैठिए बिगाड़ रहे झारखंड की डेमोग्राफी। रांची के प्रभात तारा मैदान में शनिवार को बीजेपी की विस्तृत कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए शाह ने आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। अमित शाह ने कहा कि झारखंड सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। आदिवासी मुख्यमंत्री के होते हुए आदिवासियों की संख्या घट रही है। लैंड जिहाद, लव जिहाद हो रहे हैं, लेकिन सरकार आंख पर पट्टी बांधे हुए है। मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने की बगैर आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जिहाद, लव जिहाद कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीद। 80 में से 52 सीटें उस पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। ये बताता है कि आने वाले दिनों में सरकार किसकी बनने वाली है भाई। विस्तृत कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड की स्थिति बद से बदतर हो गई है। जेएमएम मतलब झारखंड माइनिंग माफिया, मर्डर माफिया है। जेएमएम का मतलब हो गया है झारखंड मिटाओ मोर्चा। जेएमएम का मतलब है जमीन माफिया, मर्डर माफिया और माइनिंग माफिया। आप बताओ यहाँ बालू मिल रही है क्या? अरे जोर से बताओ, बालू मिल रही है क्या? बालू बाल्टी में बिक रही है, बाल्टी में। विस्तृत कार्य समिति को संबोधित करते हुए चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि घुसपैठ और उन्मादियों के खिलाफ आगे आना होगा। यह चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि आदिवासी के भविष्य को सुरक्षित करने का चुनाव है। एक हिंदू प्रधान स्टेट है, ये हिंदू प्रधान स्टेट में मुहर्रम निकालते हैं, हमारा कोई माना नहीं है, लेकिन मुहर्रम का मतलब ये नहीं है कि आप जाके हिंदू का ऊपर तांडव करेगा। मेरा मानना है अगर हमारा झारखंड में आज बीजेपी सरकार होते थे, ये तांडव करने वाला लोगों का हिसाब हम लोग को ही जगह में बराबर कर देते थे, हमें उनको कभी भी माफ नहीं करते थे। लेकिन हमारे दुर्भाग्य है आज हमारा झारखंड में बीजेपी सरकार नहीं है। आज 112 जगह में तांडव हुआ है, अगली बार जाके 26 जगह में तांडव होगा। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सत्ता के संरक्षण में सीएनटी जमीन की लूट हो रही है। वहीं बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। लेकिन आज झारखंड प्रदेश में कानून व्यवस्था बद से बदतर होती चली गई। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, मां बहनों की इज्जत भी आज सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। ये आए दिन ये घटनाएं हो रही है। मैं समझता हूं कि जो पहली बार हो रही है
तो वो इतिहास बनाने के लिए हो रही है, इतिहास बनाने के लिए हो रही है। विस्तृत कार्य समिति की बैठक में अमित शाह समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने झारखंड सरकार की नाकामियों को जनता के बीच गिनवाया, तो वहीं केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान भी किया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राजेश राकेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तमाम दावे आपने सुने, अमित शाह को सुना, शिवराज सिंह चौहान को भी सुना, हेमंत विश्व शर्मा को भी सुना, बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा ने भी बोला, जमकर हमला बोला। चुनावी बिगुल फूका जा चुका है, पूरी तरीके से चुनावी बिगुल। लेकिन ये हम नहीं कह रहे, ये जेएमएम भी कह रहा है कि ये चुनावी सगुफा है। ये जितने भी बातें कह रहे हैं बीजेपी के नेता, ये चुनावी सगुफा छोड़ रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहा जेएमएम ने इस मामले पर। पार्टी का जो आरोप है वो बिल्कुल निराधार है और हम समझते हैं कि ये पूरे देश के लोग इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर होता है उस बॉर्डर की सुरक्षा किन फोर्सेस के हाथों में होती है और वो जो फोर्स होते हैं वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ये तो जवाब गृह मंत्री से मांगना चाहिए, गृह मंत्रालय से मांगना चाहिए कि अगर घुसपैठ हो रही है तो इसके लिए दोषी कौन है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर अपना विचार देगी? आज देश के गृह मंत्री इस झारखंड की धरती पर आए हुए हैं, सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि अगर घुसपैठ हो रही है तो इसके लिए क्यों नहीं आपको दोषी माना जाए। जेएमएम ने भी दावा कर दिया कि घुसपैठ हो रही है तो बीजेपी के चलते हो रही है और बीजेपी ने घुसपैठ को इस बार चुनावी मुद्दा बना लिया है। भ्रष्टाचार पर वार लोकतंत्र लोकसभा चुनाव में चला, इस बार घुसपैठ पर वार हो रही है। कहीं ना कहीं घुसपैठ पर वार को लेकर लगातार घेराबंदी शुरू है। रुक करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ जेएमएम से अरुण वर्मा साहब हैं। अरुण जी स्वागत है आपका। आजसू से हमारे साथ विजय साहू जी हैं। विजय जी स्वागत है आपका। और भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। अमित शाह रांची आते हैं सर, दिग्गजों का जुटान प्रतुल जी शुरू हो गया है। भाजपा के सारे दिग्गज कमोबेश आज के तिथि में रांची में थे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात कर लें, अमित शाह की बात कर लें, शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें या हेमंत विश्व शर्मा की बात कर लें, बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा, ये तो थे ही यहां पर। विधानसभा का शंखनाद आज भाजपा ने कर दिया है। बिल्कुल अभिषेक, और इस शंखनाद तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन राज्य सरकार की बर्बरता का क्या आलम ये सिर्फ 4 तस्वीरों से स्पष्ट हो जाएगा। किस तरीके से इन्होंने सहायक पुलिसकर्मी जो 100% यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं उनकी पिटवाई पुलिसकर्मियों से करवाई। और आज पारा शिक्षक जब अपने जायज मांगों को लेकर निकले तो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले चले साहब। और ये वही माननीय मुख्यमंत्री हैं जिनके निश्चय पत्र के अनुबंध कर्मियों का अधिकार पन्ने में साफ लिखा है कि अनुबंध पर नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त कर स्थायी नियुक्ति के माध्यम से नौकरी दी जाएगी। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पार्टी का घोषणा पत्र था। और क्या जो अपना हक मांगने निकल रहे हैं पारा शिक्षक और जो हक मांगने निकल रहे हैं सहायक पुलिसकर्मी, क्या बर्बरता कर रही सरकार। हम लौटते हैं जो आज माननीय अमित शाह जी ने कहा। अमित शाह जी ने कुछ बातें जो उठाई हैं वो काफी लंबे समय से पूरे झारखंड की जनता के दिमाग में बैठा हुआ है। ये झारखंड की वर्तमान हेमंत 1, 2 और 3 सरकार जो है वो देश की सबसे करप्ट सरकार है साहब। इस सरकार पर 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बहुत सारे करीबी जेल के सलाखों के पीछे या आरोपों के भंवर में फंसे हैं। आप देखें, प्रेम प्रकाश सुपर चीफ मिनिस्टर कहा जाता था, अमित अग्रवाल वो तो सुपर डुपर चीफ मिनिस्टर थे, और उसके अतिरिक्त इनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा सब लोग जेल में साहब। खनन सचिव जो अवैध खनन 1250 करोड़ का हुआ साहेबगंज में, वो खनन सचिव पूजा सिंघल जेल में है। इनके डिप्टी कमिश्नर रांची के तत्कालीन चहेते अधिकारी थे। पहला जो 4-5 निर्णय था सरकार का उसमें छवि रंजन की पोस्टिंग थी झारखंड रांची के डीसी के रूप में। 10,000 करोड़ का जमीन घोटाले का आरोप लगा उन पर। सेना की जमीन तक को बेचने का आरोप लगा, वो भी जेल के सलाखों के पीछे है। तो ये झारखंड में जो सरकार है उसकी तुलना आप यूपीए 1 और यूपीए 2 से कर सकते हैं अभिषेक। जिस तरीके से यूपीए 1 यूपीए 2 में
2G, 3G, कॉमनवेल्थ, 4G, जीजाजी, पता नहीं कितने सारे स्कैम्स हुए थे। और वो यूपीए 1 और यूपीए 2 को लोग जब भी याद करते हैं ना तो काला अध्याय के रूप में याद करते हैं। 12 लाख करोड़ के खजाने का नुकसान का उस समय सीएजी ने एक आधार बनाया था। और झारखंड हेमंत सरकार की आप बात करें साहब, 4.5 वर्ष हो गए, अब तो चुनाव 2-3 महीने में कभी भी हो सकता है। लेकिन इनके बारे में एक बड़ा प्रचलित कहावत है जो गांव गांव में गूंजता है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे हेमंत सरकार ने ठगा नहीं। इन्होंने किनको किनको ठगा साहब? आदिवासी मूलवासियों को कहा था सत्ता देंगे, आदिवासी मूलवासियों को नौकरी देंगे। इन्होंने खुद विधानसभा में बताया कि सिर्फ 11,344 नौकरियां हुई हैं और उसमें भी नौकरियां जो थी 5,000 जो से ये कर्मचारी थे पंचायत सचिव के, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट से लड़ कर लिया था, सरकार ने उनकी नियुक्ति का विरोध किया था। और ये तो अगर आप इनकी बात करें तो इन्होंने कहा था कि जो आदिवासी मूलवासी हैं उनको हम स्वावलंबी बनाएंगे। स्वावलंबी तो बनाया, पर किसको बनाया? माननीय मुख्यमंत्री जी खुद स्वावलंबी बनने की राह पर थे, माइनिंग लीज खुद के नाम पर ले लिया, अपनी पत्नी को लैंड लीज दे दिया, विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की पत्नी को लैंड लीज दे दिया, अपने भाई बसंत सोरेन जी को माइनिंग लीज दे दिया। कौन ऐसा बच्चा मुख्यमंत्री जी के कॉकस में जिनको इन्होंने लैंड लीज या माइनिंग लीज नहीं दिया? और ससुराल को भी बैलेंस करके रखा साहब, अपनी साली के नाम पर भी लैंड लीज दे दिया। तो ये कहाँ आम आदिवासी मूलवासियों को अधिकार देने के नाम पर आए थे और कहाँ ये भटक कर सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ की राजनीति करने लगे। चलिए अमित सर जी, प्रतुल जी, अरुण वर्मा साहब कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं प्रतुल शाहदेव जी। आज अमित शाह भी रांची में है, केंद्रीय गृह मंत्री वो भी आए और उन्होंने भी जमकर हमला बोला है गठबंधन की सरकार पर। देखिए, माननीय अमित शाह जी आज गृह मंत्री देश के झारखंड में थे। उन्होंने घुसपैठ के बारे में बोला कि बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है, तो अपना सरकार का निकम्मापन को वो खुद उजागर कर रहे हैं। अगर घुसपैठ हो रही तो उसकी जवाबदेही जिम्मेवारी कौन लेगा? सीमा सुरक्षा तो सारे के सारे गृह मंत्रालय का अधीन आती है। तो घुसपैठ के बारे में बोले और घुसपैठ के बारे में बोल के, अरे भैया क्या बात करते हैं घुसपैठ का? आपकी जवाबदेही, आपकी जिम्मेवारी है। परिवार के बात के बारे में बोलने लगे, बहुत अच्छा परिवारवाद के बारे में बोले। आज जय शाह का नाम सुने हैं? लगता है वो सचिन तेंदुलकर से भी अधिक रन बनाए हैं, विराट कोहली से भी अधिक रन बनाए, तब वो जाके बीसीसीआई के चेयरमैन बन गए। अरे गुल्ली डंडा भी उन्होंने नहीं खेला होगा ढंग से और बीसीसीआई के चेयरमैन बने हुए हैं। तो परिवारवाद की बात करने लगते हैं। अपना रामविलास पासवान जी के पुत्र को भूल जाते हैं, भूल गए लगता है। देवगौड़ा जी के पुत्र जीतन राम मांझी, उसके बाद आपके यहाँ भी भानु प्रताप शाही से लेकर बहुत सारे लोग हैं, अनुप्रिया पटेल, तो अनगिनत लोग हैं। तो परिवारवाद से इतना तकलीफ है तो क्यों परिवारवादियों को अपनी पार्टी में रखे हुए हैं? क्यों उनसे आप गठबंधन करके हैं? फिर भ्रष्टाचार के बारे में बोलने लगे, क्या गजब का बात करते हैं। अरे जिसके ऊपर खुद भानु प्रताप शाही के ऊपर आरोप लगाते थे कि 130 करोड़ का दवा घोटाला किया है, उनको आप रखे हुए हैं अपने पार्टी में, गंगा जल का छिड़काव अभी कर दिए हैं। आप देख लीजिए, भानु प्रताप शाही से लेकर ढुल्लू महतो से लेकर शशि भूषण मेहता सरीखे लोग, और अगर देश के लेवल में जाएंगे तब तो गिनती गिनाना मुश्किल हो जाएगी। छगन भुजबल, नारायण राणे, हसन मुशर्रफ, अशोक चौहान, जिनको मोदी जी खुद कहते थे कि अशोक चौहान जी ने शहीद सैनिक का विधवा को भी जमीन को नहीं छोड़ा, उन्हें भी घोटाला कर लिया। वो घोटालेबाज थे, आज बीजेपी में चले गए तो राजा हरिश्चंद्र हो गए। उसी तरह से वो अजीत पवार चक्की पीसिंग, जहाँ जबरदस्त डायलॉग के लोग धर्मेंद्र कर देते थे, कहाँ अजीत पवार चक्की पीसिंग है? तो किस अभी उप मुख्यमंत्री बने हुए ना बीजेपी में जाके, और अभी इनकी इन्हीं का सांसद। एक दिन और हम बोले यहाँ पे रविंदर जी जो 48 वोट से जीत का है, क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग पार्टी नहीं तोड़ते तो हम लोग को जेल भेज देता मोदी जी की सरकार। सिंधे गुट के थे, अभी सांसद है बीजेपी सिंधे गुट से। तो ये इन लोगों का तरीका है। अब आप आए झारखंड में, ना झारखंड की विकास की बात की, ना झारखंड की तरक्की की बात की, ना बेरोजगारी देश स्तर में है, ना यहाँ के विस्थापितों के बारे में कुछ बोला। और बस 26 देख लीजिए, जिस HEC के ग्राउंड में, प्रभात तारा मैदान में आप आए, HEC के बारे में एक शब्द नहीं बोला। 26 महीने से वहाँ आप देख लीजिए, उनके कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पाई है, भूखे मरने की स्थिति उन लोगों को पहुँच गई है, मरनासन स्थिति में HEC को पहुँचा दिया। वहीं आप सभा कर रहे थे, उन लोगों की पीड़ा दुख के बारे में एक शब्द नहीं बोले। HEC का जीर्णोद्धार कैसे करेंगे, कैसे HEC आगे चलेगी, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो अब लव जिहाद में चले गए। अरे लव जिहाद भैया, हम तो पहले ही बोले लव जिहाद। सिकंदर बख्श जिन्होंने मुस्लिम होकर हिंदू से विवाह किया, उस सिकंदर बख्श को आप केंद्रीय मंत्री बना देते हैं, गवर्नर बना देते हैं। लव जिहाद नहीं है तो क्या है? आप शाहनवाज हुसैन मुस्लिम होकर हिंदू से विवाह किए ना, मंत्री बनाए के रखे हुए थे। उसी तरह से मोहसिन रजा, उसके बाद आपका शाहनवाज क्या बोलते हैं आप,
मुख्तार अब्बास नकवी जी, तो बहुत सारे लोग हैं लव जिहाद के बारे में। देखिए, इनका मकसद सिर्फ सरकार को बदनाम करना है। छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने देखा महादेव वेब घोटाला, महादेव वेब घोटाला, महादेव के नाम में भी घोटाला। इतना वहाँ पे गाना गा दिए मोदी जी जाके कि लोगों को लगने लगा सही में महादेव वेब घोटाला हो गया। चुनाव में लोगों ने उस सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया, चुनाव हो गई, काउंटिंग भी नहीं हुआ। उसके बाद जो गवाह थे वो पलट गए, कहने लगे कि हमने भूपेश बघेल वहाँ का मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया। तो ये इन लोगों का तरीका है, बदनाम करो और दूसरे को हटा दो। वही तरीका अभी झारखंड में भी इख्तियार ये लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब यहाँ पे चलने को नहीं है। आए यहाँ पे आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं, सरना धर्म कोड के बारे में एक शब्द नहीं बोले। बहुत आदिवासी से मोहब्बत है, पीड़ा है, इतना आदिवासी से आप लोगों को मोहब्बत है, इतना पीड़ा है, तब फिर आप लोगों ने अर्जुन मुंडा को हटा के छत्तीसगढ़ के आदमी को क्यों झारखंड का मुख्यमंत्री बना दिया था? आप आदिवासी के बारे में बोलते हैं, अभी भी आप देख लीजिए, आदिवासी 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 गाना गाते हैं और हेमंत बिस्व शर्मा को उप प्रभारी और शिवराज सिंह चौहान जी प्रभारी और कोई वाजपेयी जी है वो भी शायद प्रभारी हैं। तो भैया एक आदिवासी आपको नहीं मिलता है यहाँ प्रभारी बनाने के लिए, और आदिवासियत और आदिवासी का हक और अधिकार के हित की रक्षा करने की बात आप लोग करते हैं। तो ये सब ढोंग और दिखावा में कोई आने को नहीं है। बदनाम जितना करना चाहे आप लोग बदनाम करने का प्रयास करते रहिए। सरकार काम कर रही है और आगे भी काम करते रहेगी। अच्छा, आज बबरता के बारे में बोले, ठीक है, चलिए आता हूँ, लाठीचार्ज हुई, आता हूँ आपके पास, उसको रखिए। अभी छोटा सा रिएक्शन पहले विजय साहू जी को बोल लेने थे, फिर आप प्रतुल साहब रिएक्शन दीजिएगा। विजय साहू जी, दोनों पक्षों को आपने सुना। ये एक बड़ा सवाल है कि भाजपा के दिग्गजों का जुटान बाहर से होता है, यहां के स्थानीय नेताओं को जिनका कद बड़ा माना जाता है, बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, क्या एनडीए गठबंधन ने झारखंड में इनको वो जगह दी है, या फिर यहां आपको लगता है आजसू एक सहायक दल है बीजेपी की, लेकिन नेतृत्व बीजेपी ही कर रही है? क्या आजसू जिन सीटों का चुनाव लड़ेगी वहां हेमंत बिस्व शर्मा को ज्यादा सुनेंगे, शिवराज सिंह चौहान को ज्यादा सुनेंगे, या बाबूलाल मरांडी को सुनना पसंद करेंगे, अर्जुन मुंडा को सुनना पसंद करेंगे? झारखंड प्रदेश में एनडीए के सभी नेता, जैसे बाबूलाल मरांडी जी हो, अर्जुन मुंडा जी हो, चाहे सुदेश कुमार महतो जी हो, पूरा 365 दिन क्षेत्र में रहते, लोगों के बीच में रहते हैं। अभी विधानसभा चुनाव है और अमित शाह जी आ रहे हैं, हेमंता बिस्व शर्मा जी आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं। तो वो इसलिए आ रहे हैं कि लोगों को कोऑर्डिनेट करके झारखंड में बेहतर तरीके से और एक माहौल तैयार किया जाए, क्योंकि सरकार जो बनी है वो सरकार झारखंड को दोनों हाथों से लूटने का काम किया है। और जिन विषयों के साथ हमको चर्चा में यहाँ बैठना चाहिए, उन विषयों को हम लोग हटा देते हैं और पूरा दुनिया का चर्चा करने लगते हैं। अभी प्राथमिकता में झारखंड होना चाहिए, और झारखंड में अगर कोई सवाल उठा रहा है कि संथाल का डेमोग्राफी खराब हुआ है, तो ये सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है। लेकिन आप समझिए कि 1951 में वहाँ पर आदिवासियों की संख्या 51% थी, अभी घट के 28% हो गई। मुसलमानों की संख्या 10% थी, बढ़ के 22% हो गई। और जो जनरल है, गैर आदिवासी और गैर मुस्लिम, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी हुई। तो आप समझिए कि वहाँ पर मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, तो मुसलमान कहाँ से आए और कल नहीं आए हैं, वो करीब करीब 50-60 साल से ये कहानी चल रहा है। और जब राज्य में किसी की सरकार बनती है तो उनका नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि हमारा डेमोग्राफी खराब हो रहा है, हमारे देश में दूसरे लोग घुस के घुसपैठिए वहाँ पर, वहाँ का जो माने कल्चरल हार्मनी उसको खराब कर रहे हैं, और जो बैलेंस है सोसाइटी का उसको खराब कर रहे हैं। वहाँ आदिवासियों का संख्या घट रहा है, हमारी बेटियों को बहला फुसला के घुसपैठिए शादी कर रहे हैं, ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा विषय है। आप समझिए कि इस तरह से तो आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और इस बात को बार बार ये लॉजिक देते हैं कि सीआईसी आपका, वो सीमा सुरक्षा बल आपका है, तो हम तो बात उठा रहे हैं, लेकिन आप इस बात को क्यों नहीं मानने के लिए तैयार हैं कि झारखंड के लिए गलत हो रहा है? इसको तो स्वीकार करना होगा ना। आप बात को फेंक देते हैं कि 10 साल से आपकी सरकार है। अरे 10 साल नहीं, 50-60 साल से आपकी सरकार थी, और वो जो लोग बसे हैं, जनसंख्या घटी है 1951 से लेकर के अभी तक में ये रिकॉर्ड आ रहा है। तो आप समझिए कि इसको इधर उधर फेंकने से काम नहीं चलेगा। इस राज्य में सुदेश कुमार महतो, बाबूलाल मरांडी के लीडरशिप में एनडीए पूरा काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि आज आदरणीय अमित शाह जी आए थे, तो हमारे पार्टी का अध्यक्ष आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी ने उनका स्वागत किया। ये साफ दर्शाता है कि आने वाले विधानसभा में, और एक चीज और स्पष्ट मैं बोलना चाहूँगा
विषय को जितना विषयांतर ये लोग करें, लेकिन आजसू और भारतीय जनता पार्टी एक साथ लड़ेगा, उतना में ही आने वाले समय में ये जो महागठबंधन की सरकार अनफॉर्चुनेटली बनी थी वो खत्म हो जाएगी। और जितने ताकत के साथ लोगों के बीच में मुद्दों के साथ हम जा रहे हैं, अभी हम पूछना चाहेंगे कि 1000 जो वो पेंशन का बात था वो स्टार्ट कब होगा, हुआ कि नहीं हुआ, हमको जानकारी नहीं है। होता तो ये लोग ढोल पीटता, अभी तक हुआ नहीं है। अभी कल जो सहायक पुलिस कर्मियों पर इतना बर्बरता क्यों? अरे आपके लोग हैं, पुलिस ही हैं जो आपका सेवा कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, और आप पिटवा रहे हैं। इतना बर्बर तरीके से पिटवाना, ये सरकार बात कर सकती थी, उनकी बातों को सुन सकती थी। 1-1.5 महीना से लोग वहां पर टेंट लगा के, टेंट की हाइट कितनी है? 3 फीट। आप समझिए कि 3 फीट के टेंट में वो लोग जो रह रहे हैं, कितना सफोकेशन और कितना दर्द उनके अंदर है, छोटे छोटे बच्चों को। तो सरकार को इस पर थोड़ा देखना चाहिए था। अभी देखिएगा कि 3 महीना बचा हुआ है। सर 1 मिनट, 3 महीना बचा हुआ है। अभी पारा टीचर लोग आए थे, ये लोग संभाल नहीं पाएगा पूरे झारखंड को, पूरा झारखंड में आग लगेगा। और ये हेमंत सोरेन जी की सरकार को लगेगा ये बचते रहे इधर उधर करके ना, ये 3 महीना में इनकी हालत खराब होने वाली है। चलिए प्रतुल साहब जी क्या कहना चाह रहे थे आप, पूरी कर लें बात। देखिए अभिषेक, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के विद्वान नेता को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि निकम्मापन है सरकार का, हमारी सरकार के बारे में कहा कि जो इन्होंने घुसपैठ होने दिया बॉर्डर में। निकम्मापन जो है वो शब्द ना, मैं उससे सहमत हूं। ये निकम्मापन होता है साहब किसी सरकार का अगर घुसपैठ हो जाती है। क्या करती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? ये कोई बाबूलाल मरांडी जी, अमित शाह जी के आंकड़े नहीं है। ये जो जनगणना, भारतीय जनगणना जो सर्वे होता है, उसके ये आंकड़े हैं। 1951 से 2011 के बीच में आंकड़े हैं। और अभिषेक जी 1951 में तत्कालीन जो केयर टेकर प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, और 2011 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। इन 60 वर्ष के जो आंकड़े हैं, जिसमें संथाल में 16% आदिवासियों की जनसंख्या कम हुई है और मुसलमानों की 13% से ज्यादा बढ़ी है। इस कालखंड में, 60 वर्षों के कालखंड में जिसका डेटा उपलब्ध है, 85% समय कांग्रेस की सरकार थी। यानी कांग्रेस का निकम्मापन था। इसीलिए मैंने कहा कि मैं निकम्मापन से सहमत हूं। 2011 के बाद तो जनगणना हुई नहीं अभिषेक, कोविड के कारण टल गई। तो जो भी जनगणना का रिकॉर्ड हमारे पास है वो 2011 तक का है, और 2011 तक मैंने बताया ना 85% कांग्रेस की सरकार थी। बीएसएफ उनके अंदर में था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अधिकांश राज्यों में उनकी सरकारें थी, केंद्र में वही विद्यमान थे। फिर ये घुसपैठ कैसे हुआ? और स्पेशल ब्रांच की उस लेटर को तो मैं कई बार दिखा चुका हूं आपके शो में कि 2 जून 2023 को स्पेशल ब्रांच ने कहा कि घुसपैठ होता है, घुसपैठियों को मदरसों में बसाया जाता है और मदरसों में उनको कार्ड दिया जाता है, आइडेंटिटी कार्ड, और वहां से पूरे राज्य में भेजा जाता है। 2 जून 2023 को तो स्पेशल ब्रांच इनके कंट्रोल में थी। स्पेशल ब्रांच ने सारी डीसी को लिखकर कहा था कि आप शिनाख्त करके निकालिए, और इन्होंने कैसा झूठा हलफनामा दिया हाईकोर्ट में। परसों हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। डीसी को कहा था अभिषेक कि आप शपथ कीजिए, एफिडेविट करके बताइए कि घुसपैठ की क्या स्थिति है और निकालने के क्या उपाय करेंगे। लेकिन डीसी ने क्या किया? सरकार के प्रेशर में कहीं एलआरडीसी ने एफिडेविट कर दिया, कहीं सीओ ने कर दिया, कहीं एसडीओ ने कर दिया, कहीं एसी ने कर दिया। तब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि साहब डीसी को करना था, इनसे क्यों करवा रहे। और अभिषेक आपको पता है एफिडेविट तो ऐसा है कि जितने अधिकारियों ने एफिडेविट किया सबके ऊपर एफआईआर होगा आज ना कल। इन्होंने क्या कहा कि एक भी घुसपैठ नहीं हुआ सीमावर्ती जिलों में। इनका स्पेशल ब्रांच कह रहा है कि बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रही है। तो जो अमित शाह जी ने कहा, और मैं एक फाइनल पॉइंट आपको बोलना चाहूंगा, लव जिहाद। लव जिहाद तो बहुत बड़ा मुद्दा है। जब कोई किसी से स्वेच्छा से विवाह करता है, प्रेम विवाह करता है, तो वो लव जिहाद नहीं होता। हमने कब कहा? फिरोज गांधी पारसी थे, उन्होंने इंदिरा गांधी से विवाह किया जो एक ब्राह्मण थी, हमने तो कभी नहीं कहा लव जिहाद था। सोनिया गांधी क्रिश्चियन थी, उन्होंने राजीव गांधी से विवाह किया, तो इनमें भी तो धर्म का अंतर था, हमने तो कभी नहीं कहा लव जिहाद था, ये स्वेच्छा से शादी था। लेकिन संथाल में जिस तरीके से मुस्लिम घुसपैठिए टारगेट कर रहे हैं आदिवासी बेटियों को जमीन पर कब्जा करने, क्योंकि संथाल टेनेंसी एक्ट के तहत वो जमीन खरीद नहीं सकते, उनके जरिए हमने तो लिस्ट बताया था आपको कि किस तरीके से वो तो अब लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मरियम मरांडी बहुजन समाज पार्टी की अब्दुल समीद की पत्नी, उन्होंने चुनाव लड़ा और अब्दुल समीद पर आरोप है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठी, उनकी जांच चल रही है। इस तरह के वो मुखिया से लेकर पार्षद तमाम पदों पर वो आसीन होते जा रहे हैं। और 60 वर्षों का डेटा है अभिषेक, जिसमें कांग्रेस की सरकार 85% समय थी जब आदिवासियों की जनसंख्या घट रही थी, और ये पूरे देश का एकमात्र राज्य जहां आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है। तो इसके लिए पूर्णतः कांग्रेस जिम्मेवार है। और नया आंकड़ा, और एक फाइनल पॉइंट और आपको मैं बोलूंगा अभिषेक, आज अमित शाह जी ने एक और रियलिटी चेक कराया।
ये कहते थे ना कि केंद्र सरकार बड़ी उदासीन है साहब, झारखंड को मदद ना करती है, हम तो अपने सहारे हैं। आज अमित शाह जी ने बताया कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के 10 वर्षों में 84,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने सहायता के रूप में, केंद्रीय सहायता के रूप में झारखंड को दिया था, जबकि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 3,84,000 करोड़ यानी 4.5 गुना पैसा के केंद्रीय सहायता दी है। तो आप सोच सकते हैं नजरिए का फर्क। जी चलिए, कई बातें सामने आ गई हैं। एक तरफ घुसपैठ पर बवाल छिड़ा हुआ है, आंकड़े बताते हैं 1951 से 2011 के बीच की बात बताते हैं कि इस वक्त घुसपैठ हुआ है। उसके बाद बीजेपी भी सरकार में रही, उसके बाद जेएमएम भी सरकार में रही, दोनों लोगों ने सरकारें चलाई, लेकिन घुसपैठ पर किस हद तक लगाम लग पाया? और घुसपैठ का मुद्दा क्या राजनीति के लिए है या घुसपैठ का मुद्दा वास्तव में झारखंड की भलाई के लिए है? वक्त है एक ब्रेक से लौटूंगा तो चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे साथ कांग्रेस से भी महासचिव, कांग्रेस के सचिव महासचिव और प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा साहब भी जुड़ेंगे। रुक करते हैं अपने अतिथियों का और स्वागत करते हैं कांग्रेस से राकेश सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश सिन्हा साहब, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, चुनावी शंखनाद आज हो जाता है भाजपा का, पूरी तरीके से आक्रामक तेवर। पहले झारखंड सरकार को घेरा, उसके बाद कांग्रेस पर भी बड़ा आरोप लगाया। 1951 से 2011 तक आरोप है कि सरकार ज्यादातर केंद्र में आप लोगों की थी और आप लोगों ने संथाल में घुसपैठ करवा दिया। ऑडियो चेक कीजिए राकेश सर का। अभिषेक जी, आवाज मिल रही है, बोले आवाज मिल रही। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं जी। 1951 की बात कर रहे हैं। आप 2014 में आए थे, बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, बड़ी बड़ी डींगे हाँक करके आए थे, तो आप क्या कर रहे हो? 2014 के बाद से कितना बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है, इसका जवाब तो गृह मंत्री को देना चाहिए। गृह मंत्री से बॉर्डर संभल नहीं रहा और आरोप विपक्ष के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, और वो भी 1951 का। अरे साहब, 1951 की बात मत करो, 2014 की बात करो। 2014 से लेकर के 2024 तक आपने कितना बॉर्डर को टाइट किया, इसकी बात करो। तो हमें यह लगता है कि अब ये लोगों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं। अब जब मुद्दा बचा नहीं तो ये लोग बंगला घुसपैठ, तो अब दुकानों में नाम, अब यही तुष्टीकरण की, धर्म की तुष्टीकरण पर अब ये लोग पुनः कदम रख चुके हैं। लेकिन हमें यह लगता है कि अब उससे भी लोगों को कोई फायदा नहीं होने जा रहा। झारखंड में लाख प्रयास कर ले, 2029 तक माननीय गृह मंत्री जी आपके लिए दरवाजे बंद हैं। चलिए राकेश साहब, एक सवाल आता है, ये ठीक है कि तुष्टीकरण की राजनीति का आप लोग आरोप लगाते हैं बीजेपी पर, लेकिन अभी जैसे मुहर्रम के दौरान जो बड़का गांव में, महुदी में जो तांडव हुआ, जिस तरीके से दुमका में, गुमला में जिस तरीके से फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए, लोग घायल हुए, सरकार के नुमाइंदे नहीं जा रहे हैं वहां पर। ये ठीक है, बीजेपी के नेता पहुंच जाते हैं हर जगह पे, लेकिन सरकार की तरफ से, गठबंधन की तरफ से भी नुमाइंदों को जाना चाहिए। आज मोराबादी मैदान की बात करें, 2 दिनों से रण क्षेत्र बना हुआ है मोराबादी मैदान। कल सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज हुआ, दोनों तरफ से पुलिस ने पुलिस को पीटा। किसने किसको पीटा ये बताना बड़ा मुश्किल है, सब खाकी वर्दी वाले एक दूसरे को पीट रहे थे। आज सहायक अध्यापक पहुंच गए, पारा शिक्षक, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार आपकी है तो एक जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं उन लोगों से बात करने के लिए। अधिकारी तो बात कर रहे हैं, डीसी जाकर बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आगे नहीं आ रहा है ना। क्या हिंदुओं को आपके सरकार में कोई समर्थन, कोई संरक्षण नहीं रहेगा? सबसे बड़ी आपत्ति मेरी इस शब्द पे है जी, हिंदुओं को। व्हाट? हिंदुओं को? हमारी सरकार में संरक्षण हिंदुओं को भी है, मुसलमानों की भी है, क्रिश्चियनों की भी है, सरदारों की भी है, जैनियों की भी है, पिछड़ा वर्ग को भी है। हमारी सरकार में संरक्षण हर वर्ग को है और हर वर्ग की जो
एक सहभागिता है, वो हमारी सरकार के साथ है। तो हमें यह लगता है अभिषेक कि यह शब्द कहना कि हिंदुओं की ये बिल्कुल जायज शब्द नहीं है। मुझे यह लगता है कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, ये लोकतंत्र के 4 पहिए हैं, 4 स्तंभ हैं, 4 स्तंभ हैं, और इसमें से अगर एक स्तंभ भी टूट गया तो लोकतंत्र खतरे में है। तो इसलिए सिर्फ हिंदू और मुसलमान नहीं हो सकता विषय किस देश में। हिंदुस्तान की जो गुलिस्ता है वो उसकी बनावट अलग है। यहाँ हर समाज का, हर धर्म के लोगों का जो एक बगीचा है वही यहाँ जो है गुलिस्ता को खिलाता है, वही बाग को खिलाता है। पहली बात। दूसरी बात कि सरकार सहायक पुलिस कर्मियों को पूरी तरह संजीदा है, और हमने वार्ता करने का भी काम किया है अभिषेक। और हमने कहा है कि हम आपका सेवा विस्तार भी करेंगे, हम आपका मानदेय भी बढ़ाएंगे। लेकिन अगर वो किसी विपक्ष के राजनीति का शिकार होते हैं तो हमें लगता है कि अब तो ये उनकी सोच होनी चाहिए। लेकिन जिसके ऊपर राज्य का लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेवारी है, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ते हैं तो स्वाभाविक तौर पे कानून अपना काम करेगी, और कानून को अपना काम करना भी चाहिए। बस इसी कानून के बात पर मैंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया राकेश सिन्हा साहब, क्योंकि बात अगर करें राजमहल की, क्रिस्टो नगर जो एक क्षेत्र है, पाकुड़ की, माफ कीजिएगा, पाकुड़ में क्रिस्टो नगर एक क्षेत्र है जहां बंगाल से लोग घुसते हैं, पहले प्रतिबंधित मांस काटते हैं और उसके बाद हिंदुओं के घरों पे हमले होते हैं, घर जलाए जाते हैं, लेकिन वहां नुमाइंदे सरकार के नहीं गए सर। अगर बात करें महुदी की, बड़का गांव की, वहां भी स्थिति वही है। अगर आज बात कर ले गुमला की, दुमका की, जहां पर फिलिस्तीन के झंडे फहराए गए, वहां भी गिरफ्तारी की अभी तक सूचना नहीं आ रही है, एफआईआर पर भी सवाल उठने लगे हैं। खैर, अगर ये तो सच्चाई है कि देश सबका है और सबका अधिकार है। प्रफुल्ल साहब, अभी आपने सुना राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि सर्वधर्म को लेकर चलते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। आपका भी यही दावा है, बीजेपी भी यही दावा करती है कि सभी धर्मों को आप लोग भी लेकर चलते हैं, हर धर्म का। तो फिर आपस में आप लोगों के ये विवाद किस बात का है? फिर तुष्टीकरण की राजनीति का नाम क्यों आप लोगों को दिया जाता है? देखिए, बहुत कम होता है कि मैं कोई प्रतिद्वंदी प्रवक्ता या जो राइवल ये पार्टी का प्रवक्ता उससे सहमत होता हूं, पर मैं राकेश सिन्हा जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हैं वो 4 पहिए हैं। उन्हीं 4 पहियों के बदौलत देश चलता है, और अगर इनमें एक पहिया भी हिलता है तो लोकतंत्र खतरे में हो जाता है। जवाब दीजिए राकेश सिन्हा जी, 1984 में क्या हुआ था? 8500 सिखों को नरसंहार किया गया था, टायरों में बांधकर जला दिया गया था दिल्ली में, और तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था जब बड़ा पेड़ गिरता है तो सब ऐसा होता है, आवाज आती है। ये सिखों के हत्यारे हैं, इनको जवाब देना चाहिए। भागलपुर दंगों में क्या हुआ? इनको जवाब देना चाहिए। मेरठ के दंगों में क्या हुआ जब कांग्रेस की सरकारें थी? इनको जवाब देना चाहिए। मुजफ्फरपुर के दंगे में क्या हुआ? मुजफ्फरनगर के दंगों में क्या हुआ? ये पूरे तरीके से तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं और इनको मिर्ची लग रही है। आज भी कहते हैं मुसलमान, अरे मुसलमान घुसपैठियों को इनकी सरकार में जमाई का दर्जा है। आप देखें, हाईकोर्ट के फटकार के बावजूद डीसी चिन्हित नहीं करते हैं। और इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो मैंने 1951 से 2011 का आंकड़ा दिया तो उन्होंने कहा 2014 से हमारी सरकार है, हमने क्या किया? साहब, अगली जनगणना तो आने दीजिए, आपको फर्क दिखेगा आपके मुस्लिम तुष्टीकरण की सरकार और हमारे सर्वधर्म को लेकर चलने वाली सरकार के आंकड़ों के बीच में। चलिए, तो ये स्पष्ट है। दावे हर दल अपने अपना करेगा। एक बार अरुण वर्मा साहब का रुख करता हूं। अरुण वर्मा साहब, आज केंद्रीय गृह मंत्री ने बड़ा बयान दे दिया है। वो कह रहे हैं कि देश की सबसे भ्रष्ट सरकार झारखंड की सरकार है, लव जिहाद, लैंड जिहाद झारखंड की सरकार करवाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपकी सरकार में अभी डीसी साहब हलफनामा दिलवाते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हुई है, और स्पेशल ब्रांच रिपोर्ट करता है कि बांग्लादेशियों का भारी तादाद में घुसपैठ हुआ है। देखिए, अगर घुसपैठ हुई है तो हम बार बार कहते हैं कि ये गृह मंत्री अमित शाह जी का निकम्मापन है। उन्हें पहले गृह मंत्री पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। और आप अभी कहाँ चले गए 60 साल पीछे?
अभी तो 4 दिन से हम तो सुन रहे थे कि बोल रहे थे कि 130% जनसंख्या बढ़ गई। और कब का आंकड़ा निकाल के दिए? पिछले 5 वर्षों का। देखिए, जब फंसने लगते हैं ना तो 60 साल पीछे चल, जब झूठ इन लोगों का निकल कर बाहर आ जाती है, पब्लिक डोमेन में झूठ दिखने लगता है, तो उस झूठ को छिपाने के लिए 60 साल पीछे चल गई है। नहीं प्रतुल जी, मैं बता रहा हूं, अरुण जी की बात मैं आपको समझा रहा हूं। अभी ये 5 साल पहले का आरोप लगा रहे थे कि 5 साल में ही इतना प्रतिशत घुसपैठ हो गई, इतना जनसंख्या बढ़ गई। तो आप 5 साल के बारे में बोल रहे हैं, और उसके बाद जब आपको ऊपर आईना दिखाने का हम लोग प्रयास करते हैं तो 60 साल पीछे चल जाते हैं। 5 साल में घुसपैठ हुई, इसकी मतलब आपकी सरकार निकम्मी है। और आप अभी दंगा फसाद गिनवाने लगे। अरे भैया, गोधरा कांड किसके समय में हुआ? कंधार से लेके आपका संसद भवन में तक में हमला हो गया आपके शासनकाल में। आतंकवादियों को आपने ले जाके जहाज में दामाद की तरह बैठा के जहाज में छोड़ा आपने अफगानिस्तान। सारे देश को ये चीज याद होगी। तो आप लोग हर एक मामला में झूठ बोलते हैं। सीएजी के बारे में बता रहे थे, सीएजी के बारे में हम भी कुछ बताना चाह रहे हैं। देखिए, द्वारका एक्सप्रेसवे सड़क 18 करोड़ की लागत से बन रही थी। सीएजी का रिपोर्ट है, मेरा कोई अपना रिपोर्ट नहीं है। वो सड़क अब सोने की सड़क बन रही है। 18 करोड़ की जगह अब 250 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से बन रही है सड़क। तो सोना लगा रहे हैं क्या? 18 करोड़ की सड़क को 250 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर। 1 मिनट सर, रोक रहा हूं। पीसीआर की टीम राकेश जी को स्क्रीन पे लीजिए। राकेश जी दिखाई दे रहे हैं? अच्छा, ऑफलाइन हो गए, ठीक है। अरुण जी बताएं। 3 फोन नंबर से 10 लाख आयुष्मान योजना चल रही है। 400 लोग जिनका मृत्यु हो गया मध्य प्रदेश के अंदर, उनका इलाज चल रहा। ये सीएजी का रिपोर्ट में है। कोई हम घर से इनके जैसा अपने से बीजेपी कार्यालय में बैठ कर या जेएमएम कार्यालय में बैठ के रिपोर्ट थोड़े ना निकाल के ले आए। बीजेपी कार्यालय में बैठे और रिपोर्ट बना के ले आए कि 10 विधानसभा में पिछले 5 वर्षों में इतनी जनसंख्या बढ़ गई। अरे भैया, क्या बात करते हैं? अभी अब बोलते हैं देवतुल्य कार्यकर्ता बीजेपी के। अरे भैया, अमित शाह जी आज बोल रहे थे कि देवतुल्य कार्यकर्ता। अरे भैया, देवतुल्य कार्यकर्ता को भी तो नहीं छोड़े, बीजेपी में भी तो घुसपैठ हो गई। आप देख लीजिए, देवतुल्य कार्यकर्ता के रहते हुए अमर बाबू जी आके बन गए नेता प्रतिपक्ष। देवतुल्य कार्यकर्ता के बीजेपी में रहते हुए बाबूलाल मरांडी बन जाते हैं मुख्यमंत्री को उम्मीदवार और प्रदेश का अध्यक्ष बन जाते हैं। अब बन जाते प्रतुल सहदेव जी, बहुत खुशी होती है हम लोगों की। अब देख लीजिए, दीपक प्रकाश, संजय सेठ, अमर बावरी, भानु प्रताप शाही, ढुल्लू महतो, रणधीर सिंह, सीता सोरेन, सब घुसपैठ किए हुए नेता को आप लोग मान सम्मान देते हैं। अपना पार्टी को में तो मान सम्मान देते नहीं, अपना पार्टी में भी घुसपैठ नहीं रोक पा रहे हैं। दूसरे दल से आ रहे हैं, मान सम्मान पा रहे हैं। और जो आपके दल के लोग हैं बेचारे टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। तो घुसपैठ की बात करना, देवतुल्य कार्यकर्ता को पहले अरे भैया सम्मान दीजिए। हम लोग कहते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को अगर चुनाव जीतना है, आपको थोड़ा भी चुनाव जीतने की उम्मीद है, तो अपने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देना सीखिए। उनका मनोबल को गिरा के दूसरे दल से आए नेता को बड़े बड़े पोस्ट में बड़े बड़े विधायक सांसद बना के आप सोचते हैं चुनाव जीत जाएंगे। कैसे जीत जाएंगे? चलिए, मैं आंसू का रुख करता हूं। विजय साहू जी हमारे साथ है। विजय साहू जी, शिवराज सिंह चौहान आज बोलते बोलते कह गए कि बालू की कालाबाजारी भी सरकार करती है, बालू की तस्करी करती है। बालू पर शिवराज सिंह चौहान का बोलना बड़े इशारे कर रहा है। विजय साहू जी, सबसे पहले तो ये 5 साल अरुण जी बोल रहे थे, हमको समझ में किस संदर्भ में बात हो रहा था कि वहाँ डेमोग्राफी चेंज हुआ। हम लोग मुसलमान, ये लोग का नैरेटिव अलग है। हम लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो माने अलग गलत तरीके से हमारे यहाँ आ रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं। अब घुसपैठियों को कैसे कंपेयर कर रही है? पार्टी राजनीति है, लोकतंत्र है, लोग आते जाते रहते। इनके साथ भी बहुत सारे लोग आए हैं, हमारे साथ भी आते हैं। उसको अलग तरीके से आप डिफेंड करिए या चर्चा में लाइए, लेकिन उसको उससे जोड़ देना और उसको लाइट कर देना ये गलत है। देखिए, हमारा डिमांड क्या रहा है? हमेशा से हमारा डिमांड यही रहा है कि घुसपैठिए यहाँ पर आए हैं, झारखंड की स्थिति और झारखंड के आदिवासियों का एग्जिस्टेंस खराब हो रहा है, तो उस पर आप मुखर होकर बात तो रखिए। सरकार के लोग आप तुष्टीकरण का राजनीति में वो बात करते ही नहीं है। आप कहते सभी धर्मों को, सभी संप्रदाय, सभी समूह, सभी पंथ, लेकिन हिंदू अगर कहीं से परेशान होता है तो मुखर होकर कांग्रेस पार्टी। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, मैं देश दुनिया का भी बात नहीं करूंगा। झारखंड की राजनीति, झारखंड में चुनाव, झारखंड के विषय में बात करूंगा कि झारखंड प्रदेश में मैंने पहले भी कहा स्पष्ट रूप से कि कांग्रेस और आरजेडी झारखंड में राजनीति करने का इनका नैतिक, ये शुरू से झारखंड विरोधी रहे हैं जनाब। और ये झारखंड को दोनों हाथ से लूट रहे हैं। और इसका सीधा सीधी प्रश्रय कोई दे रहा है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा दे रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को समझना चाहिए कि जिस घर के लिए वो लड़ाई कर रहे थे, उसका विरोध करने वाला आदमी उस घर के साथ मोहब्बत नहीं रखेगा, उस घर को लूटेगा ही लूटेगा। और आप उसको ऊंचा कुर्सी देकर के यहाँ पर झारखंड को लुटवाने का बात कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा आज कि बालू की कालाबाजारी एकदम हो रही है।
आप देखिए ना किस तरह से अब जो रेट बढ़ रहे हैं, आप देखिए जो 800 रुपये ट्रैक्टर मिलता था 4000 में बिक रहा है। एनजीटी लगा हुआ है, तो आप स्टॉक यार्ड क्यों नहीं खुलवाएं कि चोरी छुपे लोग कर रहा है? इसमें पूरा आपका नेक्सस, पूरा सिंडिकेट है यहां से ऊपर तक। अच्छा, सरकार डीसी को आदेश दे रही है, डीसी साहब को, कि अबुआ आवास के लिए न्यूनतम दर पर बालू उपलब्ध कराए। किस नियम के तहत हो पाएगा और कैसे वेरीफाई करेंगे? कुछ कैसे होगा बिना नियम कानून का? अबुआ के लिए स्पेशल क्या करिएगा आप? तो अबुआ आवास तो एकदम अधर में लटक गया। इनका सेकेंड किस्त जारी हुआ कि नहीं हुआ स्पष्ट रूप से बनेगा कैसे? सर बालू, एक गाड़ी बालू सेकेंड किस्त उलझा दिया। मैं विजय जी की बात को सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, फिर विजय जी बोले। 2023-24 के बजट का पहला किस्त जारी हुआ, 2024-25 का जो बजट है उसका तो चर्चा भी नहीं है अबुआ आवास का। अबुआ आवास, उसके साथ साथ जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया हैं, जिला परिषद अध्यक्ष हैं, उनका जो 22-23 का हमको लगता है कि पहला किस्त जारी हुआ, इधर तो कोई चर्चा ही नहीं है। वो भी परेशान है। मुखिया को आप पैसा नहीं दीजिएगा, जो सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया इस अथी में, संविधान में, तो उसमें आप पैसा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? पैसा नहीं तो लोग का विकास रुका हुआ। आप सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हैं और उनको एकदम पंगु बना के छोड़े हुए हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य इस राज्य के लिए। कहीं कुछ नहीं दिख रहा है झारखंड प्रदेश में, और सही में बालू का कालाबाजारी हो रहा है, और ये बहुत बड़ा बाजार खुला हुआ है। और कितना माने वसूली हो रहा होगा वो तो पेपर में सब जगह देखने को तमाम पदाधिकारियों से सफेद पोशों तक पर उस मामले में आरोप है। प्रतुल शाहदेव जी, अभी जो अरुण वर्मा साहब कह रहे थे कि 5 साल के आंकड़े की बात, वो मुद्दा यह है कि भाजपा ने निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव 2019 की 19 की सूची दी है और लोकसभा चुनाव 2024 की भी सूची दी है, और उसमें यह दिखाया है कि 10 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा ने मंथन किया है, गहन मंथन लिस्ट का किया है, और उसमें बरहेट में, राजमहल में, उसके अलावा हटिया में भी, हटिया में सबसे ज्यादा 136% तक वोटर्स बढ़ गए हैं, और इसके अलावा राजमहल में 121% वोटर बढ़ गए हैं। तो इस मुद्दे पर अगर ये घुसपैठ है, ये जो वोटर्स बढ़े हैं, अगर इसको घुसपैठ की संज्ञा दी जा रही है, तो अभी तो फिलहाल केंद्र में आपकी सरकार है, ये अचानक घुसपैठ कैसे बढ़ी? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने अभिषेक, और ये जनता को भी जानना आवश्यक है। ये जो डेमोग्राफी बदल रही है, ये एक्चुअल क्यों रिफ्लेक्ट कर रहा है बूथ में इन 5 वर्षों में? देखिए, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए तो 2011 तक का आंकड़ा आपने देख लिया। ये घुसपैठिए थे लेकिन बिना कागजात के चोरी छिपे रहा करते थे। अब इस सरकार के 5 वर्षों में स्पेशल ब्रांच ने माना कि इन घुसपैठियों को मदरसों में टिकाकर उनका कागज बनाया जा रहा और उनको ऑथेंटिसिटी दी जा रही। जो रेफ्यूजी की तरह, रेफ्यूजी भी नहीं, जो घुसपैठिए थे साहब, जिनके पास कोई आधार कार्ड नहीं था, कोई पैन कार्ड नहीं था, कुछ नहीं था, जो ऐसे ही रह रहे थे और किसी दिन उनको निकाला जा सकता था, उनको ये सरकार अब संरक्षण देकर पिछले 5 वर्षों में मदरसों से, कॉकस है, पॉलिटिकल नेक्सस है, इसीलिए आपको बूथ में चेंजेस दिख रहा है। क्योंकि ये सरकार ना मुस्लिम तुष्टिकरण किस तरीके से करती, किसी से छिपा है साहब? जमशेदपुर का कोई कांड भूल सकता? हिंदू फल दुकान लिखकर एक व्यक्ति बेच रहा था, उसको जेल भेज दिया गया, और बगल में मुस्लिम होटल चल रहा था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने सीना ठोकर कहा था अपने कांग्रेस के वरीय विधायक को कि मैं मुसलमान हूं, आप मुसलमान के वोट से जीतते हैं, आप कृपया मुझे राजनीति नहीं सिखाएं। अभिषेक, आपने इस मुद्दे पर डिबेट भी किया था। और एक ऐसी उदाहरण है कि कितने सारे जनरल स्कूल थे जिनको उर्दू स्कूल बना दिया गया, संडे की छुट्टी को फ्राइडे कर दिया गया। ये मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं तो और क्या है साहब? इन्होंने हिंदी को हटा दिया, मुख्य भाषा से उर्दू को ले आए। तो ये क्या कर रहे हैं साहब? ये सरकार ना तुष्टिकरण की आग में जल गई है, और ये तो अब आदिवासियों को का प्रताड़ना हो रहा है। क्योंकि हम अभी भी कहते हैं कि ये जो लव जिहाद की आड़ में ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को सरकार ने फ्रीडम देकर रखा है, उसकी खामियाजा सबसे ज्यादा आदिवासी भुगत रहा है। और जो बूथ में जो चेंजेस हुए ना अभिषेक, ये 5 वर्ष में जो वोटर लिस्ट में चढ़ाने का काम होता है वो डिप्टी कमिश्नर का होता है, उनके अंदर के अधिकारियों का होता है। इस सरकार ने नेक्सस बनाकर ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी बिना कागजात के थे उनको कागजात उपलब्ध कराने का काम किया। हम तो आज भी चैलेंज करते हैं इस पैनल में बैठकर, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं और जेएमएम के प्रवक्ता से, कि भारतीय जनता पार्टी गहन मंथन कर रही है कि हम एक ऐसा कानून लाए कि जो बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठी हैं, जिन्होंने फर्जी कागजात भी बना लिया है, वो ऐसा कानून लाए कि वो आदिवासी बेटियों से शादी नहीं कर सके। जेएमएम को बताना चाहिए। ये तो हेमंत विश्व शर्मा ने भी आपका कहा कि इस तरीके के कानून पर विचार रुक करते सीधे अपना तिथियों का वक्त कम है, सीधे अरुण वर्मा साहब पास पहले चलते। अरुण साहब, अमित शाह झारखंड आ गए, झारखंड में रांची आए, रांची से आज शंखनाद भी हो गया भाजपा का। अब कांग्रेस और जेएमएम की बारी है, हेमंत सोरेन साहब का भी
लगभग प्लान तय हो चुका है। अभी फिलहाल वो अभी तो श्रावणी मेले में लगे हुए हैं, अभी श्रावणी मेले के लिए देवघर गए हुए हैं। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा INDIA गठबंधन विधानसभा का? देखिए, हम लोग झारखंड की तरक्की, झारखंड की उन्नति, झारखंड के विकास और यहाँ का आदिवासी और मूलवासी के हक अधिकार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। जो हम लोगों ने काम किया है, चाहे वो तो राशन कार्ड 25 लाख नया बनाना हो, चाहे वो 8000 स्कूल जो बंद था, या 80 एक्सीलेंस नया स्कूल हम लोगों ने जो चालू किया, या फिर जो 3 फ्लाईओवर रांची में बन गया, या फिर 200 यूनिट बिजली हम लोग मुफ्त कर दिए, या देश का इतिहास में पहला ऐसा झारखंड राज्य है जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, आदिवासी मूलवासी के बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश तक भेजती है। तो हम लोग अपने कार्यों और अपने कामों के बल पे चुनाव में जाएंगे। हम लोग सुईवूफा और झूठ फरेब करके चुनाव में नहीं जाएंगे। आप कहते हैं 1951 से घुसपैठ हो रही है, तो 1951 से घुसपैठ हो रही, तो 60 साल तक जो 51 में घुसपैठ किए थे, तो वो हमको बताएंगे कि 60 साल तक इंतजार कर रहे थे कि जब हेमंत जी की सरकार बनेगी तो 60 साल के बाद हम अपना नाम चढ़वा लेंगे यहाँ पे। तो ये लोग कुछ भी बोल देते हैं। 60 साल तक इंतजार किया। अगर मान लीजिए 2011 में ही लास्ट घुसपैठ हुआ, तो 2011 से मान लीजिए कि 14 साल वो इंतजार किए कि 14 साल के बाद हेमंत सोरेन जी जब सत्ता में आएंगे तब हम लोग अपना वोटर कार्ड लिस्ट में नाम चढ़वाएंगे और बीजेपी का एक मुद्दा दे देंगे। तो ये सब बहकावे, झूठ। करता हूं विजय साहू जी, आजसू का क्या मुद्दा होगा इस बार विधानसभा चुनाव में? सबसे पहले तो आज अमित शाह प्लस सुदेश कुमार महतो जी का चेहरा एक साथ दिखना झारखंड में परिवर्तन का घोतक दिख रहा है कि ये दोनों दल एक साथ केवल लड़ जाए, और लड़ रहे हैं हम लोग पूरी ताकत के साथ, जो आज आपको देखने को मिला। तो जो वर्तमान सरकार है इनका कहानी साफ हो जाएगा। और झारखंड प्रदेश में मुद्दा, ये लोग बोलते हैं बहुत काम किए, तो चूल्हा भत्ता भी देने खोजे थे। आपको याद होगा कि नहीं होगा, तो बताइए अरुण जी। बेरोजगारी भत्ता 5000 से 7000 कहाँ चला गया? देखिए, ये सबसे बड़ा प्रभावी मुद्दा है कि जो बेरोजगार थे उनको बेरोजगारी भत्ता, जो ग्रेजुएट थे 5000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7000, ऐसे बहुत सारे। अभी 1000 आप देने का घोषणा किए थे, वो कहाँ है? बहुत सारा कुछ काम नहीं हुआ है। इसलिए इस चुनाव में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख चेहरा आ रहे हैं, वो माहौल बहुत जबरदस्त बन रहा है। पूरे राज्य में परिवर्तन का माहौल है और इनको दिखेगा, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी के अगेंस्ट में इनको पता नहीं चल रहा है, अब इनको दिखना शुरू होगा। और विदिन 3 मंथ्स में सड़क से सदन तक लोग हल्ला बोल करेंगे और इनकी कहानी साफ हो जाएगी। चलिए, प्रतुल साहदेव जी, भाजपा का पहले लोकसभा चुनाव में जो नारा रहा भ्रष्टाचार परवार, मोदी साहब जब आए तब उन्होंने ये कहा, इस बार घुसपैठ परवार दिखाई दे रहा है। क्या लगता है केवल घुसपैठ रहेगा या विकास से संबंधी भी कुछ गाथाएं रहेंगी, शामिल होंगी? नहीं, हमारे बहुत सारे मुद्दे रहेंगे अभिषेक। हम तो रोटी, माटी और बेटी, इसके भी रक्षा के लिए हम लोग संकल्पित हैं। और बेटी की रक्षा, खास करके आदिवासी बेटियों की संथाल में उनकी रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे साहब। और आदिवासियों की अस्मिता की भी रक्षा के लिए हम लोग बड़े कदम उठाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो SC हैं, OBC हैं, जनरल, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे पर हम लोग विश्वास करते हैं। लेकिन ये सरकार जानी जाएगी हेमंत 1 और 2, 3 ऐसी सरकार के रूप में जिन्होंने भ्रष्टाचार का एक काला अध्याय झारखंड के इतिहास में लिखा, और जनता इनको माफ नहीं करेगी साहब। ये 27 सीटों पर सिमट गए पिछले लोकसभा चुनाव, विधानसभा की बात करें, यानी हाफ हो गए, 48 से 27, और अगली बार साफ हो जाएंगे। तो बड़ी जीत की ओर हम बढ़ रहे हैं और हमारा गठबंधन इंटैक्ट है। बीजेपी, आजसू, जदयू, लोजपा सब मिलकर साथ चुनाव लड़ेंगे और हम लोग एक साथ मिलकर इस गठबंधन को उखाड़ फेंकेंगे। संकल्प है, निश्चित तौर पर हर दल का अपना संकल्प है, हर दल का अपना दावा है। लेकिन एक चीज आजसू ने भी साफ कर दी है, एक चीज भाजपा भी साफ कर रही है, इस बार चुनाव गठबंधन लड़ेगा। अगर विधानसभा चुनाव 2019 की बात करें तो आजसू और भाजपा दोनों अलग अलग होकर चुनाव लड़े थे, जिसका खामियाजा उनका मानना है कि हमने भुगतना पड़ा है। और इस बार ऐसी कोई गलती दोहराने की बात कहीं से सामने नहीं आ रही। धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ भाजपा से प्रतुल साहदेव जी थे, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। आजसू से हमारे साथ विजय साहू जी थे, विजय जी बहुत धन्यवाद आपका। और JMM से हमारे साथ अरुण वर्मा जी थे, अरुण जी बहुत धन्यवाद आपका। राकेश सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण संपर्क उनसे टूट गया। राकेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए अब इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।